हाय एवरीवन। अब हम साथ में जनरल साइंस के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके लूसेंट के जनरल नॉलेज में दे रखा है। एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बस उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो देखो ये टॉपिक वाइज रहेगा। तो अभी हमारा फिजिक्स स्टार्ट होगा एंड फिजिक्स में मैकेनिक्स। तो इसमें देखो आपका मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर रखा है उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट कितने हैं, है ना। जो एसआई यूनिट फंडामेंटल एसआई यूनिट कितने हैं, तो फंडामेंटल एसआई यूनिट 7 है ना। तो यहाँ पे 7 ऑप्शन होगा। तो एक बार हम एसआई यूनिट को देख लेते हैं। जो हमारे 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट है वो क्या क्या है। लेंथ है जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। मास है जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। टाइम है जिसका एसआई यूनिट सेकेंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में नापा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या है, कैंडेला है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो आपने देखा ना 7 हमारी फंडामेंटल एसआई यूनिट है। तो इसमें हमने मीटर देखा, किलोग्राम देखा, सेकेंड देखा, लीटर नहीं है। तो इसमें यहाँ पे नॉट पूछा है ना, तो ये सही है ऑप्शन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। तो जो लाइट ईयर है वो यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की है ना। जितने भी स्टेलर सब्सटेंस है मतलब स्पेस में रहने वाले सब्सटेंस को लाइट ईयर से हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसकी डिस्टेंस को लाइट ईयर से मेजर करते हैं। अब यहाँ पे अगेन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इसमें देखो जिफी दिखे तो मार देना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पारसेक है वो उससे क्या मेजर किया जाता है। तो पारसेक से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैच द कॉलम करने को दे रखा है। तो हाई स्पीड का मैच होगा। वेवलेंथ को आप एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में नाप सकते हो, ठीक है। प्रेशर को पास्कल में नापा जाता है। एनर्जी को जूल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन हमसे पूछा है एसआई यूनिट कौन किसका है। तो जूल का क्या होगा, वर्क होगा। एम्पियर का करंट होगा। वॉट का पावर होगा। वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैलोरी का हीट होगा। अब यहाँ पे अगर अगेन देखो क्या पूछा है, एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट की है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या पूछा गया है, हमें मैच द कॉलम कराना है। तो ऐसी रिलेशन को अगर आप देखो तो ऐसी रिलेशन हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। वर्क डन का जूल होगा। इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे देखो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। क्यूरी जो है एसआई यूनिट किसका है, रेडियो एक्टिविटी, है ना। मैडम क्यूरी ने ही तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम से है ना। क्यूरी क्या है, एसआई यूनिट किसका है, रेडियो एक्टिविटी का। डेसिबल जो है वो यूनिट ऑफ किसका है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलॉम्ब। नाउ अब देखो ये मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ओम है। मैक्सवेल जो है वो किसकी एसआई यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है, वो रेडियन होता है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स हमने पहले ही देखा है ना। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स किससे मेजर किया जाता है, लाइट ईयर से। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। तो प्रेशर को यूज करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो मिल्क होता है ना, मिल्क को जब मम्मी लोग ऐसे कुछ घुमाती है ज़बरदस्ती ताकि उसका मलाई एक साइड हो जाए, है ना। तो उस दौरान कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। चूर्णित मतलब क्या होता है, मंथन करना। विगोरसली मतलब तेज़ी से, है ना, तेज़ी से मंथन करना या फिर कुछ उत्साह सहित ऐसा।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इट इज़ ईजी टू बस्ट अ गैस फिल्ड बैलून विथ अ निडल देन विथ अ नेल। देखो, जो निडल होता है, सुई, उससे बैलून फोड़ना आसान है रैदर देन आपके नाखून। तो इसलिए ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो निडल है वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा रैदर देन नेल, है ना। तो इसलिए बैलून निडल से आसानी से फूट जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे एनर्जी होगा। नाउ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। पाई का वैल्यू सभी को पता ही होगा, आर्यभट्ट ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं तो छोड़ दिया। अब ये देखो, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम इफ इट इज़ कैरिड ऑन मून। तो जो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम होता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। अगर जो घड़ी का पेंडुलम है, अगर हम उसको मून पे ले जाए तो जो उसका ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये है तो उस ऊपर तो ग्रेविटेशन होता नहीं है ना। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ड्यूरेशन जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ग्रेविटी की वजह से जो पेंडुलम है थोड़ा जल्दी चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक कार है ना, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो नॉन जीरो होगा और उसके पास एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनर्जी होती है पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन आ शेप इज कॉल्ड, हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बॉल बेयरिंग का जो हम लोग बॉल बेयरिंग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में, वो क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन को वो क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, उसे अगर हम ड्रॉप करें किसी हाइट से, लाइक फ्लोर की हाइट है, तो इसमें से क्या रिमेन यूनिफॉर्म रह जाएगा, तो उसका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, तो क्या होता है, जब भी हम बॉडी की वेलोसिटी डबल करते हैं तो उसका जो मोमेंटम है वो भी डबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रॉकेट और जेट इंजन ही है ना। जेट जो ऑप्शन दिया रखा है वो गलत है। रॉकेट और जेट इंजन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉल को ऐसे उल्टा फेंका जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है ना, ऊपर से नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो उसका जो टोटल एनर्जी है वही कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है, और समटाइम्स एक्सेलरेशन भी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हु वॉज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी को खोजने वाले, मतलब वैल्यू पहली बार देने वाले कौन है, हेनरी कैवेंडिश है। इन्होंने 1798 में वैल्यू दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो पोल पे सबसे मैक्सिमम होता है। नाउ वेट ऑफ बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, देखो आप जब सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाओगे तो आपकी जो बॉडी का वेट है वो 0 हो जाएगा। नाउ वेटलेसनेस क्या है, एक एक्सपीरियंस है जो स्पेसशिप में आप फील करते हो। क्यों, क्योंकि जो स्पेसशिप है वो खुद एक फ्री फॉल बॉडी होता है ना, प्राइमरली इस वजह से होता है। सेकेंडली वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ो, अब ये देखो, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट, तो अभी हमने देखा ना पोल पे होता है। नाउ इफ द अर्थ वेयर टू स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, अगर जो हमारा पृथ्वी है वो घूमना बंद कर दे, है ना, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो इंक्रीज हो जाएगा हर लोकेशन पे, बस उसके पोल को छोड़ दे तो, है ना, पोल को छोड़ के हर लोकेशन पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो इंक्रीज होता जाएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो अभी हमने देखा ना पोल पे होता है, सेंटर पे 0 हो जाता है। सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज एच है, तो यहाँ पे एच
यह एसआई यूनिट है तो यह स्टैंड फॉर क्या होता है, हेनरी। द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, अभी हमने देखा हेनरी। सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जो सोप बबलिंग वगैरह होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। इवन जो पानी की बूंदें गिरती है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इफ़ द अर्थ वेल टू स्पिन फास्टर रिमेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द पोल्स, तो ये रिमेन सेम रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो द टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सैटेलाइट पे। अब देखो एक कोई बॉल है जो स्पेस क्राफ्ट से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो ये क्या करेगा, वो कंटिन्यू वो मूव करता रहेगा, है ना, ऑर्बिट में अपने, तो वही क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक गर्ल है जो झूला झूल रही है ना। जब वो बैठी हुई थी तो मान लो वो सडनली अगर वो उस झूले पर से उठ जाए, है ना, स्टैंड करती है, तो उस समय क्या होगा कि जो पीरियड होगा वो अब शॉर्टर हो जाएगा झूले का। अब यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने में, कि जो कीप द बॉडी मूविंग अलोंग ऑन द सर्कुलर पाथ, है ना, जो इतने भी स्पेस में चीज़ें हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अपने सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज़, तो वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे स्टील होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में रबर, प्लास्टिक ये सब मिल सकता है, बट सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी स्टील के पास है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं पहले ही। अब यहाँ पे देखो अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन द बीकर कॉन्टेनिंग वाटर, अब देखो वही बात है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम एक पीस ऑफ आइस को, मतलब बर्फ़ के टुकड़े को किसी बर्तन में रख देते हैं जो पानी से भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो पानी का लेवल है वो रिमेन सेम रह जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो पानी का लेयर है ना उसमें फ्री स्पेस होता है, आपस में पानी के पार्टिकल में आपस में फ्री स्पेस होता है, तो जो बर्फ़ है उस फ्री स्पेस में घुल जाएगा, इसलिए पानी का लेवल ना घटेगा ना बढ़ेगा, सेम रहेगा। ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेस वर्क, तो पास्कल लॉ पे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो आर्किमिडीज ऑफ सिरस ने ये डिस्कवर किया था। अब देखो यहाँ पे टू पीसेस ऑफ डिफरेंट मेटल्स व्हेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर एक्सपीरियंस इक्वल ऑफ थर्स्ट देन, तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दोनों पीसेस हैं उनके पास इक्वल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो स्फेरिकल बॉल है जो स्टील का बना हुआ है, अगर हम उसको किसी बकेट में रखें जो फुल ऑफ मरकरी हो, तो उसमें क्या होगा, जो स्फेरिकल बॉल जो स्टील का है वो फ्लोट करने लगेगा, मतलब तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ आइस, अगेन सेम क्वेश्चन है ना, कि अगर हम उसको पानी का लेवल घटेगा कि नहीं, तो यहाँ पे नॉट चेंज होगा। क्यों, अभी मैंने पीछे बताया, क्योंकि वाटर के पार्टिकल में स्पेस होते हैं, अगर हम इसमें बर्फ़ डालेंगे तो जो स्पेस है उसमें बर्फ़ घुल जाता है। अब देखो द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, मैंने पहले ही बताया था। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ बायोन्सी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, बायोन्सी क्या है, एक अपथर्स्ट फोर्स है ना, बायोन्सी। जब हम बॉल को ऐसे डुबोते हैं तो ऊपर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ बायोन्सी, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When pure water boils vigorously, the bubble that rise to the surface are composed primarily of, जब हम पानी को ऐसे बहुत तेज़ी से हीट करते हैं तो जो बबल बनते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, वाटर वेपर। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पे देखो व्हेन अ फ्लूइड पासिस थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ पाइप, तो उसका क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब कोई फ्लूइड पास करता है ना, कोई कॉन्स्ट्रिक्टेड पाइप से, तो क्या होता है वहाँ पे, मतलब अगर पतली पाइप है तो वेलोसिटी जो है पानी का, फ्लूइड का इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। डायनेमिक लिफ्ट जो है वो रिलेटेड टू है बर्नौलीज थ्योरम पे ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल, तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है? विस्कोसिटी मतलब होता है चिपचिपापन, है ना। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ चिपचिपापन, विस्कोसिटी मतलब चिपचिपापन। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच, तो जो विस्कोसिटी है वो उसकी प्रॉपर्टी से क्या होता है, जो मतलब जो उसके पार्ट है उनकी उनमें वो एक दूसरे को अपोज करते हैं ना, अपोजिट रिलेटिव मोशन लगता है, ठीक है। यहाँ आप देखो, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स, जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस और डायमीटर ऑफ इट्स मटेरियल। अब देखो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप अटेन्स कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ विस्कोस फोर्स, जो एग्जर्ट करता है एयर उस वजह से, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है वो कॉन्स्टेंटली कैसे आते रहते हैं? क्योंकि उनके बीच में विस्कस फोर्स एग्जर्ट रहता है। एयर, आप जब पानी की बूंदें देखोगे तो वो एक एक करके गिरता है ना, एक टाइम रिलैक्सेशन का टाइम मिला होता है उन्हें। अब यहाँ पे देखो, अ लिक्विड ड्रॉप अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, हमने देखा सरफेस टेंशन। यहाँ पे अब क्या है, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन, अगर हम डिटर्जेंट को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये सब। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ठीक है। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, तो जो लिक्विड है वो आपस में, अगर मैंने यहाँ पे आग लगाया तो जो लिक्विड है इनके बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, घटता जाएगा। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है ना, नहीं लगता है, तो जो शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप है वो डिटरमाइन कौन करता है? सरफेस टेंशन, है ना। अगर मान लो हवा नहीं चल रही हो तो बबल बनते दिखते हैं, ठीक है, जब बरसात होता है तो। इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से होता है ये। मिनिस्कस ऑफ मर्करी इन कैपिलरी इज, कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी इज़ लाइक बहुत ही छोटी सी नली पार्ट, है ना, जहाँ से फ्लो बहुत तेज हो, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा। अब देखो यार, हम लोग साइंस में बहुत तेज मार खान तो है नहीं। अब ये देखो, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन डिक्रीज। यहाँ पे क्या पूछा है? व्हेन ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ एडहेसिव एंड प्रेशर ऑफ, और हाई प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर, हमने पहले ही देखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एज्यूम स्फेरिकल शेप, ये किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ बायोंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, बायोंसी क्या है? अपवर्ड फोर्स है, हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे देखो, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, तो क्या होता है? कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके द्वारा कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग इज नोन एज, इसको हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। सोप क्लीन सरफेसेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल से ही सोप जो है वो गंदगी मिटाता है, क्लीन करता है, ठीक है, सरफेस से। एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड माइट भी वो एक्सीलरेटेड मोड में हो, ठीक है। लाइट ईयर जो है वो मेजरमेंट है किसका? स्टेलर डिस्टेंसेस का। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो सोप क्लीन सरफेसेस है, अभी हमने देखा सरफेस टेंशन। नाउ यहाँ पे आपसे पूछा जाए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कोई स्फेरिकल बॉल है ना, हमने देखा था इसको भी, अगर हम उसको कोई ऐसे बकेट में रखते हैं जो फुल ऑफ
मरकरी हो तो उसमें वो जो स्टील का बॉल है वो डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। ठीक है, अगर पानी रहेगा तो डूब जाएगा। अगर यही बॉल पानी में अगर हम स्टील का बॉल फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई, तो विंड की वेलोसिटी किससे मेजर की जाती है? एनोमीटर, एनेमोमीटर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, यहाँ पे देखो, और यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन साइंस पुश और पुल को हम क्या कहते थे? फोर्स। अब यहाँ पे देखो हु अमंग द फॉलोइंग गिव फर्स्ट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी, तो कैवेंडिश ने दिया था। अब जो लीगो एक्सपेरिमेंट है जो कंफर्म किया था प्रोडक्शन, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बाय आइंस्टीन। ठीक है, तो ये सारे ऑथेंटिक आंसर हैं जिसको हमने कवर कर लिया। अब आगे हम दूसरी टॉपिक को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड लेट्स फिनिश दिस टुगेदर।